अंग्रेजन परी। आप सभी परियों का हमारे इस महल में स्वागत है। हमने आप सभी को यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। ये है वो परी। ये है परी डेनियल, जो ब्रिटिश की रहने वाली एक साधारण लड़की हुआ करती थी। इसकी ईमानदारी और दयालुता को देखकर हमने इसे परी बनाने का फैसला किया है। ब्रिटिश में इसका कोई नहीं है, इसलिए अब ये हमारे साथ ही रहेगी। आप सभी इसका स्वागत करें। रानी परी परी डेनियल को अपनी सभी परियों से मिलवाती है। सभी परियां परी डेनियल को देखकर तरह तरह की बातें करती है। अरे ये देखो तो, इसके बाल तो सफेद है सफेद, ऊपर से देखो इसका रंग तो दूध की तरह सफेद है, उस पर इसकी भूरी भूरी आंखें कितनी ज्यादा चमक रही है, सुंदर तो है। रानी परी ने इसे परी तो बना दिया है, पर क्या इसे हमारे तौर तरीके आते भी हैं? आप सभी परी यहाँ आपस में बातें करना बंद करिए, परी डेनियल का स्वागत करिए। रानी परी की आज्ञा के अनुसार सभी परियां परी डेनियल को अपने बारे में बताती है। डेनियल को हिंदी बहुत कम आती थी, इसलिए वो अपने बारे में सबको बताती है। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप सब बहुत अच्छा है। डेनियल की टूटी फूटी हिंदी देखकर सभी परियों को उस पर हंसी आने लग जाती है। तभी बाल परी उन्हें समझाती है कि डेनियल को अभी हिंदी थोड़ी कम आती है, पर वो हिंदी को अच्छे से समझ सकती है। इसके बाद सभी परियां अपने अपने घर चली जाती है और परी डेनियल रानी की महल में ही रहती है। कुछ दिनों बाद रानी परी फिर सभी परियों को अपने महल में बुलाती है। सुनो सभी परियों, धरती पर राजा की पुत्री का विवाह होने वाला है। राजा ने हम सभी परियों को आमंत्रित किया है, इसलिए हम सभी परियां वहां पर जाएंगी। क्यों नहीं रानी परी, हम सभी आपके साथ चलेंगे, और तो और परी डेनियल को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। परी डेनियल को देखकर राजा बहुत खुश होंगे। अरे नहीं नहीं, परी डेनियल के साथ हम नहीं जाएंगे। परी डेनियल अंग्रेज है, अगर हम इसको वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर सब इसी को देखेंगे और इसी की बातें करेंगे। हम बाकी परियों को तो कोई भाव ही नहीं देगा। अरे लाल परी नीली परी, तुम दोनों हमेशा परी डेनियल के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? परी डेनियल बहुत अच्छी है। अरे रानी परी, आप कुछ नहीं जानती हैं। डेनियल एक अंग्रेज है और आप शायद भूल गई हैं। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, उन्होंने हमेशा दूसरों को दबा कर रखा है। आप देख लेना, एक दिन ये परी डेनियल पूरे परिलोक पर शासन करेगी। परियों, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? अब हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अंग्रेज जब शासन करते थे उस समय तो ये डेनियल पैदा भी नहीं हुई थी, फिर तुम उसे कसूरवार कैसे कह सकती हो? इतनी देर में वहाँ पर परी डेनियल आ जाती है और वो रानी परी और नीली परी के बहस होते हुए देख लेती है। तभी वो कहती है, लाल परी नीली परी, आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कभी किसी को दबाने के बारे में नहीं सोचा है। मैं तो सबकी मदद करना चाहती हूँ। शासन करने का रिवाज तो हमारे पुरखों में था। हम सब जानते हैं डेनियल कि तुम रानी परी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही हो, पर हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हैं। रानी परी बहुत भोली है। ओहो, लगता है तुम दोनों के अंदर अंग्रेजों को लेकर बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। तुम इसे खाओ, इसे खाकर तुम्हारी जबान भी मीठी हो जाएगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारे हाथों का बना हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे। वैसे भी अंग्रेज लोग तो पता नहीं खाने में क्या क्या खाते हैं, हमें केवल सादा भोजन करना ही पसंद है। ओहो, तुम दोनों मुझे कितना नापसंद करता है। मुझे लगता है कि आप मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं करता है, पर एक दिन मैं विश्वास बना कर रहूँगा। ओह, तुम्हारी हिंदी कितनी खराब है, पहले जाओ जाकर थोड़ी सी हिंदी सीख लो। लाल परी और नीली परी का व्यवहार डेनियल को कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर वो किसी न किसी तरह वहाँ पर एडजस्ट कर रही थी। पर एक दिन लाल परी डेनियल को कहती है, सुन डेनियल, तुम्हारे पूर्वजों ने तो हमारे ऊपर शासन कर लिया था, पर हम ऐसा फिर से कभी नहीं होने देंगे। आप मेरी बेइज्जती कर रहा है। देखो डेनियल, तुम्हें हमसे कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी, समझ गई तुम? हम कोई रानी परी नहीं है जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाए, और तुमने जो हमारे साथ किया है वो तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये सब मैंने नहीं किया था, ये सब तो बहुत पुरानी बात है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो, अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारे ऊपर शासन नहीं किया होता तो आज हम कितना आगे होते। मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
तुम लोग मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो बस तुम लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तुम कभी हमारी तरह परियों की बराबरी नहीं कर पाओगी, समझ गई तुम? चाहे तुम कितनी भी अच्छी इंग्लिश क्यों ना बोल लेती हो, लेकिन लोग तो हमें ही पसंद करते हैं। परी डेनियल अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जो पहले अंग्रेजों ने किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि पहले अंग्रेजों का बदला डेनियल से लेना गलत बात थी। पर फिर भी लाल परी और नीली परी डेनियल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन दोनों की बातों से परेशान होकर डेनियल रानी परी के पास जाकर कहती है, रानी परी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लाल परी और नीली परी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। वो मुझे अंग्रेजी की औलाद कहती हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सब जानती हूँ डेनियल परी, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारे यहाँ पर आने से थोड़ी सी परेशान हो गई हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मैं जानती हूँ एक दिन तुम उनके दिल में अपनी जगह बना लोगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने कितनी ही जल्दी मेरा दिल जीत लिया है और तो और हिंदी भाषा भी सीख ली है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अंग्रेज बोलकर चिढ़ाती हैं। रानी परी से अपनी ये सारी तारीफ सुनकर डेनियल को थोड़ा अच्छा लगता है और वो सोचती है कि कम से कम रानी परी तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती है, और वो ठान लेती है कि सभी परियों के दिल में वो अपनी जगह बना कर रहेगी। वो बहुत अच्छा करने का प्रयास करने लगती है। एक हफ्ता बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जब सभी परियों को राजा के पुत्री के विवाह में जाना था। राजा का महल परी लोग से बहुत दूर था, जिसके लिए सभी परियों को फ्लाइट में बैठकर जाना था। सभी लोग फ्लाइट के लिए निकल रहे थे कि तभी लाल परी डेनियल से कहती है, सुनो डेनियल, हम राजा की शादी में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर कोई उपहार भी देना होगा। जो तुम्हारे पूर्वज लोग हमारे देश से कोहिनूर का हीरा ले गए थे, अगर वो हीरा हम राजा को उपहार के तौर पर दे दे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। कोहिनूर का हीरा मेरे पास नहीं है, वो मैंने नहीं चुराया था जो तुम मुझसे इस तरह बोल रही हो। अच्छा ठीक है, कोहिनूर का हीरा नहीं है तो क्या हुआ? जो तुमने हमारे देश से बहुत सारा पैसा लूटा था उसमें से कुछ पैसा ही दे दो। लाल परी और नीली परी की बात को सुनकर डेनियल को अच्छा नहीं लगता है और वो इस बार लाल परी और नीली परी का जवाब देते हुए कहती है, देखो, अगर तुम लोग अंग्रेजों से इतना ही चिढ़ती हो तो फिर तो तुम्हें उनके टेक्नोलॉजी को भी यूज नहीं करना चाहिए। फ्लाइट में जाना मतलब तुम अंग्रेजों की ही चीजों का इस्तेमाल कर रही हो। ये सब ब्रिटिश नहीं बनाया है। जाना है तो बैलगाड़ी से जाओ। हाँ, सब समझ रहे हैं डेनियल, तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ फ्लाइट में ना जाए और अब हम खुद ही जाएंगे। तुम्हें जाना है फ्लाइट से तो तुम जाओ। डेनियल की बात लाल परी और नीली परी को बहुत बुरी लग जाती है और अब वो दोनों फ्लाइट से ना जाकर अपने पंखों का इस्तेमाल करके धरती पर जाती हैं। धरती पर पहुंचते पहुंचते दोनों को काफी समय लग जाता है और शादी खत्म हो जाती है। ये देखो रानी परी, लाल परी और नीली परी अब आ रहे हैं। अरे तुम दोनों अब आ रही हो, शादी तो खत्म हो गई है। क्या कहा? शादी खत्म हो गई? लाल परी और नीली परी को उड़ते हुए 3-4 दिन हो गए थे और वो धरती पर आते आते बहुत ज्यादा थक भी गई थी। शादी को खत्म देखकर उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, शादी खत्म हो गई है। सारे मेहमान अपने अपने घर वापस लौट गए हैं और हम भी फ्लाइट पकड़ने ही जा रहे हैं। देखा लाल परी, तुम्हारे चक्कर में हम शादी भी अटेंड नहीं कर पाए। तुम्हारे फ्लाइट ना पकड़ने की वजह से मेरी शादी छूट गई। नहीं नीली परी, ये सब फ्लाइट छूटने के कारण नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारा घमंड की वजह से हुआ है। लाल परी और नीली परी को ये समझ आ जाता है कि डेनियल अपनी जगह बिल्कुल सही है। इतनी देर से आने की वजह से वो शादी भी अटेंड नहीं कर पाई और ना ही एंजॉय कर पाई। ऊपर से वो बहुत ज्यादा थक भी गई थी। आप दोनों बहुत ज्यादा थक गई हैं, तो मैं कहूँगी आपसे कि आप फ्लाइट से ही हमारे साथ वापस चलिए। फ्लाइट से जाने के लिए लाल परी और नीली परी दोनों मान जाते हैं और वो दोनों रानी परी और डेनियल के साथ बैठकर परी लोक का सफर करती हैं। फ्लाइट में बैठकर अब दोनों परियों का घमंड खत्म हो जाता है और वो मन ही मन अफसोस करती हैं कि उन्होंने डेनियल के साथ अच्छा नहीं किया है। दोनों बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वो फ्लाइट में डेनियल के कंधे पर दोनों साइड सर रखकर सो जाती हैं। ये देखकर डेनियल को अच्छा लगता है। डेनियल समझ गई थी कि उसने अब सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली है। रानीपुर नामक गांव में अमन अपनी बहन मीरा के साथ रहा करता था।
बचपन में ही उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तब से अमन ही अपनी बहन का ध्यान रखता है। वो उसकी हर जरूरत को पूरा करता है और उसे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देता। अमन ने अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बचपन से ही एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। अपनी मेहनत और लगन के कारण वो अच्छे पैसे कमाकर अपना घर चला लेता था और अब उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली थी और उस दुकान से उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु अब मीरा शादी के लायक हो गई थी। इसलिए अमन को अब मीरा की शादी की चिंता होने लगी थी। तभी एक दिन उसकी दुकान पर पड़ोस के वो अंकल जी, जिनकी दुकान पर अमन बचपन से काम करता था, वो आते हैं और उससे कहते हैं, और सुनाओ अमन बेटा, तुम्हारी दुकानदारी तो ठीक चल रही है ना? हाँ अंकल जी, भगवान की कृपा से दुकानदारी तो बहुत सही चल रही है। परंतु अंकल जी, मैं आपसे मीरा के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बताओ, क्या कहना चाहते हो? अंकल जी, आप तो हम दोनों भाई बहनों को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। जब से हमारे माता पिता नहीं रहे, तब से आपने ही हमें सहारा दिया है। अब मीरा शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर मुझे बताएं। अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी एक लड़के का रिश्ता लेकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। लड़के वाले मेरे रिश्ते में ही है और लड़का बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे रिश्ते की बात चलाता हूँ। हाँ अंकल बिल्कुल, आप ऐसा करिए, कल लड़के और उसके घर वालों को मीरा को देखने के लिए भेज दीजिए। अगले दिन वो लड़का और उसके घर वाले अमन की बहन मीरा को देखने के लिए आते हैं और फिर वो मीरा को पसंद करके रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। अगले दिन अमन अपनी बहन मीरा और उसके होने वाले पति की कुंडली लेकर पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी, ये कुंडली मीरा और उसके होने वाले पति की है। आप इसे देखकर बताइए कि इन दोनों की शादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंडित दोनों की कुंडली देखता है और अपनी पंचांग की किताब से उनकी शादी के लिए शुभ मुहूर्त की तारीख निकालकर अमन को बताता है। बेटा अमन, अगले महीने की 10 तारीख को एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। उस दिन इनकी शादी होने से इनका जीवन हमेशा सुख में रहेगा। इसलिए तुम अगले महीने की 10 तारीख इनकी शादी के लिए पक्की कर दो। पंडित जी से शादी की तारीख पक्की कराकर वो लड़के वालों को भी उसकी जानकारी दे देता है और शादी की तैयारियों में जुट जाता है। शादी में केवल 1 महीने का समय ही होता है, इसलिए वो रोज थोड़ा थोड़ा करके शादी का सामान इकट्ठा करने लगता है। एक दिन वो सोने जा ही रहा होता है कि उसे याद आता है कि उसने शादी का तकरीबन सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी वो लेना तो वो भूल ही गया, और वो था उसकी बहन मीरा के लिए शादी का लहंगा। और ये सोचकर वो अपनी बहन मीरा के पास जाता है और उससे कहता है, मीरा, मैं तुम्हारा शादी का लहंगा लाना तो भूल ही गया, पर अच्छा ही हुआ। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें अपनी शादी का लहंगा कैसा चाहिए और किस रंग का चाहिए। भैया, आप मेरे लिए जैसा भी लहंगा लेकर आएंगे वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लहंगा होगा। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माता पिता के ना होने के बाद भी आपने मुझे कभी माता पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी। भाई के साथ साथ आपने माता पिता की भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप मेरे लिए जो भी चीज पसंद करेंगे वो मुझे मंजूर होगी। इतना सुनते ही अमन की आंखों में खुशी के कारण आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग होने की बात सोचकर गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद अमन अपनी बहन को चुप कराकर सुला देता है। अगले दिन अमन मीरा के लिए लहंगा खरीदने के लिए बाजार जाता है। वहां जाकर वो बहुत सारे दुकानों में अपनी बहन के लिए खूबसूरत से खूबसूरत लहंगा ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, परंतु उसे कोई भी लहंगा पसंद नहीं आता और बड़ी मुश्किल से उसे एक आखिरी दुकान में एक लाल रंग का लहंगा पसंद आ जाता है, परंतु उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है,
जिसकी वजह से अमन उस लहंगे को नहीं खरीद पाता। आखिर में वो शाम को वापस थक कर उदास मन से अपने घर लौट ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। वो छड़ी की मदद से बहुत मुश्किल से चल पा रही होती है और उनके सर पर लकड़ी का भारी सा गट्ठर होता है। बूढ़ी अम्मा को सर पर इतना भारी बोझ लेकर चलते हुए देखकर अमन को उन पर दया आ जाती है, तो वो भागकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, अम्मा जी लाइए, ये लकड़ी का गट्ठर मैं उठा लेता हूँ और आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे अपने घर पहुँच ही जाऊंगी। नहीं अम्मा जी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ये गट्ठर मुझे दीजिए और मैं आपको आपके घर तक छोड़कर ही अपने घर जाऊंगा। इतना कहकर अमन बूढ़ी अम्मा का लकड़ी का गट्ठर उनसे ले लेता है और उनके पीछे पीछे उन्हें घर छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़ी अम्मा का घर आ जाता है। अमन उस लकड़ी के गट्ठर को बूढ़ी अम्मा के घर में रख देता है और जैसे ही वो अपने घर जाने के लिए चलने लगता है, तभी बूढ़ी अम्मा अमन से कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ बूढ़ी पर इतनी दया की। आज के जमाने में तुम जैसे नेक और समझदार बच्चे मिलते ही कहाँ हैं। आजकल के बच्चे तो केवल अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन तुम बहुत ही समझदार और दयावान हो। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। अम्मा जी, बात दरअसल ये है कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। हमारे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका है, इसलिए अपनी बहन की शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे अकेली ही पूरी करनी है। मैंने शादी का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अपनी प्यारी सी बहन के लिए मुझे एक खूबसूरत लहंगे की तलाश है। मैंने बाजार में आज बहुत सारी दुकानों में जाकर लहंगा देखा, परंतु मुझे कोई भी लहंगा पसंद नहीं आया और जो लहंगा मैंने पसंद किया उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से मैं उसे खरीद नहीं पाया। इसी बात को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मेरे घर के पीछे वाले जंगल में एक जादुई गुफा है, जिसमें एक जादुई परी रहती है। वो नेक और दयावान लोगों की मदद करती है, इसलिए वो तुम्हें तुम्हारी पसंद का लहंगा दे देगी। उस गुफा तक पहुँचने के लिए तुम जंगल में पूरब दिशा की ओर बढ़ते रहना। थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें वहाँ पर वो गुफा दिखाई देगी। उस जादुई गुफा में मिलने वाले लहंगों की खासियत ये है कि जो भी लड़की उस लहंगे को पहनेगी वो जीवन भर सुखी रहेगी और उसका पति उसे जीवन भर प्यार से रानी बनाकर रखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी का हल दे दिया है। मैं अभी तुरंत ही उस गुफा की तरफ जाकर अपनी बहन के लिए खूबसूरत सा लहंगा ले आऊंगा। इतना कहकर अमन बूढ़ी अम्मा के बताए हुए रास्ते पर चल देता है और जंगल में थोड़ा आगे जाकर उसे वो जादुई गुफा दिखाई देती है। वो गुफा के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो जादुई परी से कहता है, हे जादुई परी, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कृपया करके मेरे सामने आइए और मेरी मदद कीजिए। अमन की पुकार सुनकर जादुई परी अमन के सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, अमन, तुमने उस बूढ़ी अम्मा की मदद की, जिससे कि पता चलता है कि तुम्हारे दिल में लोगों के लिए दया की भावना है। इसलिए तुम मुझसे जो मांगना चाहो वो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। हे जादुई परी, मुझे मेरी बहन की शादी के लिए एक लहंगा चाहिए। कृपया करके आप मुझे एक खूबसूरत सा लाल रंग का लहंगा दे दीजिए। मेरी बहन की शादी है। परी अमन को एक बहुत ही खूबसूरत सा लाल रंग का लहंगा दे देती है, जिसे लेकर वो अपने घर खुशी खुशी चला जाता है और अपनी बहन को दे देता है।
इतने खूबसूरत लहंगे को देखकर अमन की बहन बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद मीरा की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। बाद में अमन भी अपनी शादी करके अपनी गृहस्थी खुशी खुशी चलाने लगता है और दोनों भाई बहन हंसी खुशी के साथ अपना अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।